नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ये सोचा है हमारी इंडिया की लैंग्वेज हिंदी होने के बावजूद भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी जजमेंट्स आते हैं, सब इंग्लिश में ही क्यों आते हैं? ऐसा नहीं है कि कभी इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। इस टॉपिक के ऊपर बहुत पिटिशंस डाली गई हैं, लेकिन हमारी ये पूरी कंट्रोवर्सी और पूरी डिबेट हमारे एक आर्टिकल के अराउंड घूमती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 348। तो उसी आर्टिकल के अराउंड हमारी ये पूरी कंट्रोवर्सी घूमती है। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 348 की इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे और केस लॉ की हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रीजनल लैंग्वेज यूज नहीं हो सकती डिस्पाइट टू मच कंट्रोवर्सी और डिबेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं सब इंग्लिश में होती हैं। तो पहला रीजन है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ लीगल सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट्स। तो हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट पहला बना था इंडिया के अंदर, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट हमारा 1774 में बना था कैलकाटा में। उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पे जो पहले चीफ जस्टिस थे वो बने थे एलाइजा इम्पी। हमें ये तो क्लैरिटी हो गई है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि ब्रिटिश ने ही इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया था। अब रीजन ये आता है कि इंडिया में होने के बावजूद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। उसका रीजन ये था कि द कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन इन इंग्लिश टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी विद द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। इसका सिंपल रीजन ये था कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स ब्रिटिश उस टाइम पे वहां होती थी यूरोप में, उनकी अपनी कंट्री में होती थी, तो उससे हमारे यहाँ की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, तो हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए उन्होंने इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश में ही रखी। अब देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं और जजमेंट्स की जो भी हमारी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडिया में बेयर एक्ट की लैंग्वेज को लीगल लैंग्वेज के टर्म्स में यूज करते हैं, इसीलिए फॉर मोर ऑथेंटिसिटी मैंने यहाँ पर बेयर एक्ट से ये आर्टिकल उठाया है। तो अब हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सपोर्ट करते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है। देखिए, 343 का क्लॉज 1 खुद कहता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। लेकिन इसका क्लॉज 2 क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1, यानी कि डिस्पाइट एनीथिंग इन क्लॉज 1, कुछ भी हो, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उसके 15 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारे हर ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होगी। अब ये 15 साल जो लिखा हुआ है ये हमेशा एक्सटेंड हो जाते हैं, और अब तक पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जिसमें उसने ये कहा गया हो कि इंग्लिश लैंग्वेज की जगह हमारी कोई और लैंग्वेज भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो सकती है। सेकेंडली, अब बात करते हैं आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर एक्ट्स, बिल्स एटसेट्रा। तो इसका क्लॉज 1 ये कहता है कि notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part until parliament by law otherwise provides, नंबर 1 कहता है इसका 340 का क्लॉज ये कहता है all proceedings in the supreme court and every high court। पहला, इसका क्लॉज बी कहता है कि the authoritative texts, ये सब टेक्स्ट बताए गए हैं किन किन क्या क्या चीजें इंग्लिश में ही पब्लिश होंगी, जैसे बिल्स हो गए, एक्ट्स हो गए, ऑल ऑर्डर्स हो गए, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब शैल बी
इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आर्टिकल 348 से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, ये जो भी जजमेंट्स आएंगे वो इंग्लिश में ही पब्लिश होंगे अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी इस टॉपिक पे डिबेट नहीं हुई, ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हिंदी होनी चाहिए, लेकिन हर बार हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि उनकी जजमेंट की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगा। आज इस केस की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज या किसी भी और रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता है, उसके सारे जजमेंट्स इंग्लिश में ही क्यों रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट केस में सारे वो रीजंस लिस्ट किए हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स की जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं कर सकता किसी रीजनल लैंग्वेज में। तो बलराज मिश्रा का केस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में पिटिशनर्स बलराज मिश्रा एंड अनदर argued that the use of English as the language of legal proceedings in the Supreme Court and the High Courts posed a significant barrier for ordinary citizens, particularly those who were not fluent in English। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने बैरियर बताया है, यानी कि ऑब्स्टिकल बताया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। आगे क्या बोला इन्होंने, द पिटिशनर्स sought a direction for proceedings in these courts to be conducted in हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस। तो वो पिटिशनर्स कोर्ट से ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी जजमेंट्स आए हैं वो सब हिंदी या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? मेकिंग द जुडिशियल प्रोसेस मोर असेसिबल टू द जनरल पब्लिक, यानी कि जुडिशियल प्रोसेस बहुत इजी हो जाए एक कॉमन मैन के लिए उनको समझने के। इस पर्टिकुलर केस में क्या की इश्यूज थे जो रेज हुए थे? तो सबसे पहला जो इशू था यही था कि इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी या उनके रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा की इशू ये था कि करंट यूज ऑफ इंग्लिश वाज इन वायलेशन ऑफ द राइट टू असेस जस्टिस, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है ये उनका राइट टू असेस जस्टिस के लिए एक बाधा है, उनको ऐसा जस्टिस नहीं मिल पाएगा अगर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश रही। इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट वाइज समझाया है कि वो क्यों अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकती। तो उनका पहला पॉइंट यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 348। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो ऑलवेज इंग्लिश में रहेगी। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द हायर जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, मस्ट कंटिन्यू टू बी इन इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह समझाया है कि जो लोग इंग्लिश को बैरियर मान रहे हैं तो उसके लिए टॉप कोर्ट का क्या कहना है। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट व्हाइल देयर वर इश्यूज with the access to justice due to the use of English, particularly for people who did not understand the language, the legal system had been structured around English for decades. Changing this would require significant reforms at all levels of the judicial system, which was not practical in short term. यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स में डिकेड से यूज हो रही है, यानी कि 100 साल से हम इंग्लिश को यूज कर रहे हैं और इतने शॉर्ट टर्म में इंग्लिश को किसी और रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में कन्वर्ट करना ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। और ये अगर रिफॉर्म करना है तो जुडिशियल सिस्टम के हर लेवल पे ये रिफॉर्म होगा। इस थर्ड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताता है ग्लोबली। सुप्रीम कोर्ट कहता है, द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इंग्लिश सर्व्ड एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल लीगल कम्युनिकेशन, allowing India to stay aligned with global legal norms and ensuring consistency in interpreting and applying international legal principles। यानी अगर कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है तो ये इंडिया को अलाउ करता है कि हम ग्लोबल लीगल नॉर्म्स से बिल्कुल अलाइंड रहें, बिल्कुल उनके इक्वल रहें। और ये इंश्योर करता है कि कई बार हमारे जजमेंट्स में हम इंटरनेशनल जजमेंट्स का रेफरेंस लेते हैं, तो इससे हमें ये आसानी होती है कि अगर हम इंग्लिश यूज करेंगे कि हम इंटरनेशनल जजमेंट्स को
इंटरप्रेट करके अपने जजमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेस टू जस्टिस। यहाँ पर पिटिशनर का सुप्रीम कोर्ट से यह आर्ग्यूमेंट है, इंग्लिश वॉज अ बैरियर टू जस्टिस, यानी कि इंग्लिश जो है एक बाधा है उनको जस्टिस पाने में। तो इसमें कोर्ट का ये सोल्यूशन है कि this could be addressed at the level of lower courts. It suggested that regional languages could be used in district courts and lower courts where most people interact with the judicial system. Supreme Court का यहाँ पे ये सजेशन है कि रीजनल लैंग्वेज आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में यूज होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने आप को वहीं पर इंटरेक्ट कर पाते हैं जुडिशियल सिस्टम से। अगर आपको नॉर्मली एक प्रोसेस पता होगी, अगर आप कोई भी केस हार जाते हैं लोअर कोर्ट में तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में केस हार जाते हैं तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इट मींस सुप्रीम कोर्ट का ये कहना सही है कि जो मैक्सिमम जनता है अपने आप को लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही इंटरेक्ट कर पाती है, सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे लास्ट में केस जाता है। फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इंग्लिश का यूज करना जुडिशरी में डिड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज इसका रीजन क्या देती है, एज it was a necessary tool for the efficient and uniform functioning of the judicial system। यानी इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप जुडिशियल सिस्टम का एफिशिएंट फंक्शन चाहते हैं और यूनिफॉर्म फंक्शनिंग चाहते हैं। फाइनली इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूसिव जजमेंट है वो यही है, इंग्लिश वुड रिमेन द लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी इंग्लिश ही सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज। अब एक फाइनल क्वेश्चन मैं आप सब पे छोड़ता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट वाइज अपना जजमेंट दिया है कि इंग्लिश वुड रिमेन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, क्या ये सही है या इसमें आपकी कुछ और ओपिनियन है? अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं या कोई ओपिनियन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए।